हाँ भाई, तो आपका चैप्टर है बिल्कुल पहला वाला, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम आईडी को दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो बेटा आईडी 2.2 पढ़ने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करना है आपको, कि जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं उन सबको ऐसे करके मानो कि हमें उसका एक परव्यू मिल रहा है, कि हम उसको जल्दी से रिवाइज कर सकें। ये मत मानना कि हमें एक बड़ा बड़ा बोझ दे दिया कि भाई ये पूरा का पूरा दोबारा क्यों सुनना है एंड ऑल। समझ गए? एक सिंपल रिवीजन, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा उससे। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी जो इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स हैं और जो उसके स्ट्रक्चर था मेन, वो क्या था। सही है, सारी की सारी चीजें इसमें आती जाएंगी, एक एक करके बताते जाना, कोई भी अगर प्रॉब्लम लगे तो पूछते जाना। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में जो ब्रिटिश लोग थे जब वो नहीं आए थे, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, इंडियन इकोनॉमी वाज डेवलप्ड। यानी इकोनॉमी जो है इंडिया की वो डेवलप्ड थी। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद कैसी हो गई? ब्रिटिशर्स के आने के बाद में इंडियन इकोनॉमी जो है स्टेगनेंट हो गई। यानी हमारी जो इकोनॉमी में डेवलपमेंट तेजी से हो रहा था वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया, और हमारी इकोनॉमी बन गई फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी का मतलब ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को इस कदर यूज किया कि हमारे यहाँ जितनी भी रिसोर्सेज होती थी उनसे फिनिश गुड्स बनाने की जगह उसके अंदर जितने भी रॉ मटेरियल, यानी जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो भी रिसोर्सेज थी, उन रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया करते थे दूसरे देश या ब्रिटेन, और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करके चीजों को बेचते थे। अब आप सोच सकते हो कि अगर हमारे देश से कॉटन का कपड़ा पहले बेचा जाता था तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी, लेकिन अब रुई बेची जाने लग गई, तो जाहिर है कि हमारे देश के लोगों की इनकम भी कम होगी और हमारी जो रिसोर्सेज है वो भी जल्दी जल्दी डेप्लीट हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यानी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जब चल रहा था तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इनकम। सही है, इनकम के टर्म्स में हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट का कम होना, और हमारी इकोनॉमी के अंदर से पैसे का आवागमन, यानी जो कैश फ्लो है हमारे इकोनॉमी के अंदर से, वो खराब होना। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो पहले वैन लोन थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए, मेटल और प्रेशियस स्टोन वर्क्स के लिए। यानी इन सब चीजों के लिए हमारी जो कंट्री है वो वेल नोन मानी जाती थी ब्रिटिशर्स के एडवेंट से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरेस्ट देखा। यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो केवल ये चाहते थे कि भला किसका हो, केवल हमारा। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी इंडिया का सारी की सारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर करके वो अपने पास सारी की सारी इनकम ले जाना चाहते थे, और ये था ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट अपनी तरफ। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेटरेट होने लगी। यानी जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो डेवलपमेंट हो सकता था इनकम वाइज वो काफी ज्यादा कम रहा, डेटोरिएटेड रहा। एक तो होता है रिड्यूस, एक होता है डिक्रीज, और एक होता है डेटोरिएट। बेटा डेटोरिएट का मतलब है किसी चीज का इतना स्लो गति से बढ़ना कि हम उसको ऐसा माने कि पहले जो इसमें डेवलपमेंट था अब उससे काफी ज्यादा स्लो डेवलपमेंट हो गया, उसको बोलते हैं डेटोरिएट। क्लियर? तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कई गुना खराब हो चुकी थी। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2% से कम थी ब्रिटिशर्स के जमाने में, और आप ये समझ सकते हो कि जीडीपी ग्रोथ 2% से कम होने का मतलब है कि महंगाई के हिसाब से हम डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे थे, कि हर साल जो भी महंगाई आती है उसके अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट नेग्लिजिबल था। जहां हम पहले थे वहीं के वहीं पड़े हुए थे, बल्कि और बुरे हालात में जा रहे थे। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो थी वो 0.5% थी मात्र। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही बेकार चीज है कि पर कैपिटा इनकम ग्रोथ मात्र 0.5% हो, है ना। पर कैपिटा इनकम पता है ना आपको क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है जब पूरे देश की जो नेशनल इनकम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। नेशनल इनकम नहीं बोलना है, जीडीपी बोलना है, कि जब पूरे देश की जीडीपी को हम डिवाइड कर देते हैं वहां रहने वाली पॉपुलेशन से, तो नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करने के बाद में जो इनकम निकलती है उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पुरानी वाली पर कैपिटा इनकम, पिछले साल की पर कैपिटा इनकम से इस साल की पर कैपिटा इनकम का जो चेंज है वो यहाँ लिखा हुआ है कि केवल 0.5% चेंज होती थी इनकम। ठीक है, सो इट वाज क्वाइट लो। बहुत सारे जो एमिनेंट पर्सन थे जिन्होंने नेशनल आउटपुट को उस समय निकाला था इंडिया के लिए, कि इंडिया अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है ब्रिटिशर्स के कहने पर, वो उन्होंने किया था। उनके कुछ नाम दिए गए यहाँ पे, जैसे विलियम दिग्बी, ठीक है, फिर
फेंडले शिरास, आरसी देसाई, वीके आरवी राव, दादा भाई नावरोजी, इन सब लोगों ने हमारे देश की जो इनकम है उसको असेस किया कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद में हमारी इनकम अच्छी हुई है या बुरी हुई है। ठीक है, ये उन्होंने असेस किया था। तो एक एक करके हम वही डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर का डेवलपमेंट आएगा। देखिए, आपको ये बात तो मोटी मोटी पता है चैप्टर की शुरुआत से कि हमारी जो इनकम डेवलपमेंट है वो कम ही हुई होगी, है ना, और ब्रिटिशर्स ने जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उतना किया होगा। लेकिन अब मुद्दा यह है कि क्या मेरे पास उतने सेंटेंसेस हैं या नहीं। तो यू नीड मोर एंड मोर सेंटेंसेस। तो जितने ज्यादा सेंटेंसेस सुन सको समझ सको उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, उस पर जाना मेनली। चलिए, तो देखिए ब्रिटिशर्स के जमाने पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी? एग्रेरियन इकोनॉमी थी। यानी ब्रिटिशर्स जब हम पर रूल करने के लिए आए तो हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे। यानी हमारी इकोनॉमी की मेजर इनकम एग्रीकल्चर से आती थी, उसे बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। सही है। व्हेन वी अर्न मेजोरिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर, 85% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहा करती थी हमारी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जब 85% लोग विलेजेस में रहेंगे तो जाहिर है इनकम भी वो एग्रीकल्चर से ही करते होंगे। ठीक है, फिर आता है एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो आप देख सकते हो 1891 से लेके 2011 तक। आप देख सकते हैं कि 1891 से 1947 यानी कि हमारी जो आजादी है वहां पर लगातार डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर बढ़ी थी। पता है क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने के बाद में बहुत सारे बिजनेसेस छीन लिए थे। अब सोचो, किसी इंसान के पास जब कोई बिजनेस नहीं होगा तो क्या करेगा? खेती बाड़ी। इसीलिए एग्रीकल्चर करने वाली जो लोग हैं वो बड़े थे। 1951 के बाद आप देख रहे हैं 1991 में एक बड़ा डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है ना। ये डिक्रीमेंट और भी बड़ा होता अगर हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ होता। समझ गए? तो उसके बाद 2001 में भी डिक्रीमेंट है। आप सोचिए, ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद भी नए नए डेवलपमेंट आए, फिर भी एग्रीकल्चर के अंदर जो इनकम है वो कम क्यों है? इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जब हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आ गई और हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग कंट्री में पहुंच गई, तब से अब तक हमने अपनी इंडस्ट्रीज को काफी डेवलप किया है और इंडस्ट्रियल इनकम ज्यादा होती है एग्रीकल्चर इनकम के देखते हुए। तो आप देख सकते हो कि 2011 में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोग कम हो गए 58%, और अभी और कम हो चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ना होकर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। हमारे देश में सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला सेक्टर टर्शरी सेक्टर है एट प्रेजेंट। सही है, लेकिन होल्ड, हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 1। तो हम ये देखेंगे केवल कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या क्या बुरा किया था, बस, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो होती थी उस समय। क्यों होती थी? हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होने का कारण था कि हम लोग जो है प्रिमिटिव फार्मिंग किया करते थे या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया करते थे, जिसके अंदर हम केवल अपनी फैमिली के लिए उगा सकते थे क्योंकि हमारे टूल्स और इक्विपमेंट्स सारे के सारे ट्रेडिशनल होते थे, है ना, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी से हम काम कर रहे थे इसलिए। तो जो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसके और जो रीजंस हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू सेटलमेंट। यहाँ पर जमींदारी सिस्टम था, रियोतवारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम था। तो ये सिस्टम्स यहाँ पर कुछ लगे हुए हैं। ठीक है, इनके सबके मैं मीनिंग बता देता हूँ। देखिए, जमींदारी सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जिसमें एक जमींदार यानी गांव की सबसे ज्यादा जमीन का मालिक, उसे बोलते थे जमींदार। तो जमींदार जो है वो अपनी जमीन पर लोगों को काम करने के लिए किराए पर रखता था और आधा हिस्सा वो उन लोगों को ले लेने देता था और आधा हिस्सा खुद ले लेता था। जमींदारी में ये हुआ कि जमींदार ने जो हिस्सा उन लोगों को रखना होता था उस पर भी अंग्रेज सरकार के लिए और टैक्स लेना शुरू कर दिया। नतीजा 1/3 के करीब उन लोगों को मिलता था जो लोग खेती कर रहे थे, और बाकी पूरा का पूरा हिस्सा जमींदार और ब्रिटिशर ले लिया करते थे। तो ये था जमींदारी सिस्टम का एक्सप्लॉयटेशन। महलवारी सिस्टम क्या था कि ब्रिटिशर्स ने पूरी की पूरी जमीन को खुद कब्जे में करके गांव के सबसे बड़े आदमी यानी महलवार को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी होती थी कि तुम जो है महलवारी सिस्टम से रेवेन्यू लोगे और अपना हिस्सा एक आपको मिलेगा सैलरी की तरह, और बाकी रेवेन्यू आप जो है अंग्रेज सरकार के पास जमा करवाओगे। तो महलवार जो है वो गांव वालों से, मतलब कि किसानों से और ज्यादा टैक्सेस ले लिया करते थे। तो ये भी एक्सप्लॉयटेटिव था। रियोत वाली सिस्टम वहां पर होता था जहां पर रियोत होते थे। रियोत यानी अंग्रेज सरकार ने सारी जमीन को अपने नाम करके जो बिना जमीन वाले किसान होते थे उन्हें बोलते थे रियोत, RYOT। उन रियोत को जमीन दे देते थे किराए पर।
और उनसे 80% से भी ज्यादा, जब भी खेती होती थी तो 80% से भी ज्यादा प्रोड्यूस उनका नहीं लेते थे किराए के रूप में, और बाकी हिस्सा उनको दे देते थे। ये था रेतवारी सिस्टम। तो आप देख सकते हो कि तीनों सिस्टम में सबसे गंदा रेतवारी सिस्टम है, लेकिन तीनों ही गंदे हैं मेजोरिटी अगर हम देखें तो। ठीक है, तो ये लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू सेटलमेंट की बात थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि लैंड सेटलमेंट में जमींदारी सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, और रेवेन्यू सेटलमेंट में महलवारी और रेतवारी, क्योंकि उसमें किराए की बात थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और इसमें बड़े बड़े कारण कौन से हैं? सबसे पहला, लो लेवल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा खराब थी। नेक्स्ट आ जाता है इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज्यादा बेकार थी। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ नदियां वगैरह सब नहीं थी ज्यादा, और आप कहें कि नदियों की जो नहरें हैं वो कनेक्ट करती हूँ, वो सब नहीं था। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि नदियां ना होने का मतलब है कि नदियों की कनेक्टिविटी जो सेंट्रल इंडिया है वहां तक नहीं थी, तो इसीलिए इरिगेशन फैसिलिटी खराब थी, ये कह रहे हैं हम। नेक्स्ट है नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। हमारे लोग जो थे उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो पता था, गोबर वगैरह, है ना, बाकी उन्हें फर्टिलाइजर का यूज नहीं पता था। नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया का पार्टीशन करा तो भी इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा, बिकॉज बहुत सारी जो उपजाऊ जमीन है वो पाकिस्तान के हाथ में चली गई, पंजाब वाली। लास्ट पॉइंट आता है इसमें, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया, और वो चीजें उगवाने लगे जिनको डायरेक्टली बेचा जा सकता है, मतलब जिनको खाने में यूज कम करते हैं या बेचते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो, शुगरकेन। तो ये कमर्शलाइजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर का, और ब्रिटिशर्स इसका जो रेट देते थे वो भी बहुत लो देते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या गलत चीजें किया? सबसे पहला पॉइंट है, इंडिया कुडंट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस, यानी ब्रिटिशर्स के होने की वजह से इंडिया में एक इंडस्ट्रियल बेस नहीं बन पाया। इस पॉइंट की गहराई ये है कि इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको ब्रिटिशर्स सर्वाइव नहीं करने देते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो ऑलरेडी हाईटेक थी, तो इंडिया के इंडस्ट्रीज को सर्वाइव नहीं करने देते थे। नेक्स्ट, टू फोल्ड स्ट्रेटजी। ब्रिटिशर्स ने टू फोल्ड स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी लोगों को रोकने के लिए। सबसे पहले, रॉ मटेरियल को ही इंडिया से एक्सपोर्ट कर दो, तो जब इंडिया में रॉ मटेरियल नहीं बचेगा तो ये लोग मंगाएंगे क्या? और दूसरा, फिनिश गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करो और सस्ते में बेचो। जब इंडिया के लोगों को तो इंपोर्टेड ब्रिटेन के गुड्स बेचोगे तो वो लोग उसे खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे, ना कि इंडियन गुड्स को। आगे बढ़ते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इसी वजह से डेक्लाइन कर रही थी, क्योंकि इंडिया के लोगों ने पहली बार मशीन मेड गुड्स देखे थे, तो ये मानते थे कि मशीन मेड गुड्स को हम खरीद सकते हैं, वो भी सस्ते मिलेंगे, पहले से ज्यादा अच्छी चीज होगी। ठीक है, फिर चीफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थे वो ब्रिटेन से इंपोर्ट करे जा रहे थे, यानी जो भी ऐसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे जो थोड़े महंगे होते थे, जिनको ज्यादा यूज किया जाता था, वो ज्यादातर गुड्स ब्रिटेन से इंपोर्ट करे जा रहे थे। इसमें एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं बताया था आपको, कपड़े। कपड़ों में कॉटन का जो कपड़ा है वो उसको सब लोग इस्तेमाल किया करते थे, सफेद कॉटन का कपड़ा। अब सोचिए कि सफेद कॉटन का कपड़ा अगर इंडिया में बना हुआ होगा तो वो इंडियन टेक्नोलॉजी से बना होगा, यानी हाथ से, तो महंगा होता था, और ब्रिटिशर्स का इंपोर्टेड कपड़ा बहुत सस्ता होता था। तो जो चीफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो अगर ज्यादातर ब्रिटेन से इंपोर्ट किए जाएंगे इंडिया में, तो जाहिर है पूरी की पूरी इनकम भी ब्रिटेन ले जाएगा। इंडिया के लोगों को क्या अलाउड था? छोटी मोटी चीजें, जैसे कि ज्वेलरी। ज्वेलरी में भी डिजाइनिंग, है ना, ये नहीं कि सोने की ईंटें, समझ गए? हाँ, ज्वेलरी डिजाइनिंग, मीनाकारी, है ना, चूड़ियां। अब आप सोचिए कि ऐसी चीजें इंडियंस को अलाउड थी जिन चीजों में बहुत अच्छी खासी इनकम नहीं हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। उस समय कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो एस्टेब्लिश हुई वो क्या थी? सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर कुछ इंडियंस ने इस चीज को शुरू किया था। देन आता है जूट मिल्स। जूट मिल्स को बाहर के लोगों ने शुरू करा बंगाल में, बाद में एक इंडियन ने भी करा था, उनका नाम था सेठ हुकुमचंद। ठीक है, तो जूट मिल्स उस समय एस्टेब्लिश हुई। देन आती है टिस्को। टिस्को को जमशेदपुर में लगाया गया 1907 में, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, जे.एन. टाटा के बाद थ्रू। फिर शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज इन साउथ में शुरू करा गया था। फिर आते हैं, कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, यानी इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में शुरू हो रही थी, उसके बावजूद इंडिया में मशीन बनाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं थी। तो आप समझ सकते हो कि मैंने अभी 4 स्लाइड यहाँ पर लगाई, उसके बावजूद इंडिया की इनकम कम थी। क्यों? क्योंकि इन चारों इंडस्ट्रीज के अंदर कैसा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा था? वो टेक्नोलॉजी जिसको ब्रिटिशर्स ऑलरेडी पुरानी कर चुके थे। तो ब्रिटिशर्स इंडिया को सर्वाइव ही नहीं करने दे रहे थे। यानी आप सोचिए
इंडिया की मांग को तो ये चारों इंडस्ट्रीज पूरा कर सकती थी, लेकिन बाहर इनके सामान को नहीं खरीदा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी से बना होता था। तो ब्रिटिशर्स का जो सामान है वो हर जगह डोमिनेट करता था, क्योंकि हमारी खुद की कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, तो हमारे डेवलपमेंट भी नहीं थे। पब्लिक सेक्टर उस समय बहुत ही लिमिटेड होता था। पब्लिक सेक्टर मतलब रेलवेज, है ना, इंफ्रा डेवलपमेंट जो होता है, जैसे कि आपके रोडवेज हो गया, है ना, या पब्लिक सेक्टर में आपके कुछ बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं, जैसे सीएसीएस जो तुम्हारा है वो भी एक पब्लिक सेक्टर का हिस्सा होता है, ठीक है। देन रेलवे, कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, पोर्ट्स, ये कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री थी उस समय की। उस समय जो इंडस्ट्री का शेयर था जीडीपी के अंदर और ग्रोथ रेट, वो बहुत लो होता था। लो होने का कारण मैंने आपको बता ही दिया। लो होने का कारण सिर्फ ये है कि हम जो है पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, और हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज थी वो बहुत लिमिटेड थी, ठीक है। 1853 में इंडिया के अंदर रेलवे आई। मुंबई से ठाणे तक पहली ट्रेन चलाई गई, और ये भी वो वाली ट्रेन थी जिसको ब्रिटिशर्स ऑलरेडी यूज कर रहे थे लंबे समय से, अफ्रीका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर। अब सोचिए कि वो ट्रेन इंडिया में जब लाई जाएगी तो इंडियंस के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए कोई आकर्षण नहीं है, और इंडियन कंपनीज उसे डेवलप नहीं कर सकती थी, क्योंकि पूरी तरह से ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो बात यहाँ पर इंडस्ट्रीज की हो जाती है खत्म। अब आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में ये बताया गया है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे फॉरेन ट्रेड का कैसे सत्यानाश करा। सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, यानी जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था, इंडिया से कितना माल बाहर एक्सपोर्ट होगा, वो ब्रिटिशर्स ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा था कि इतने से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब इंपोर्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि जितना माल इंपोर्ट करना चाहो हमारा वाला इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर यहां से एक्सपोर्ट करना है तो लिमिटेड ही कर सकते हो। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड खराब। देन आता है आपका, इंडिया जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था एंशियंट टाइम से, लेकिन ब्रिटिशर्स इंडिया को ट्रेड करने के लिए दूसरे देशों को अलाउ नहीं कर रहे थे। नहीं समझे? इंडिया को पुराने जमाने में यूज किया जाता था एक स्पॉट की तरह, कि यहाँ दूसरे देश आया करते थे और यहाँ से ट्रेडिंग करा करते थे, लेकिन इंडिया को यूज करा जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि चाइना के आने पे पाबंदी लगा दी, रशिया के आने पे, और कई सारे जो देश थे जो इंडिया से ट्रेडिंग करा करते थे दूसरे देशों तक, वो पाबंदी लगा दी। और उनको ये कहा कि भाई आप लोग हमारे थ्रू ट्रेड करोगे तो पॉसिबल है, इंडियन इंडस्ट्रीज के थ्रू ट्रेड करोगे तो वो अनसर्टेन है। यानी ब्रिटिशर्स उनको मना भी नहीं करते थे और उनकी इंडस्ट्रीज को चलने भी नहीं देते थे इंडिया में। उनका इन ऑल ये था कि इंडिया का बंदा अगर कोई इंडस्ट्री चलाएगा तो ब्रिटिश होगी बाहर की, कोई और फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया में नहीं चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो मोनोपोली कंट्रोल में आ गए थे इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, जैसे कि आप देख सकते हो जो अभी मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं। जो एक्सपोर्टर है प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, वो हम बन रहे थे, और इंपोर्टर बन रहे थे फिनिश गुड्स के। यानी बेसिकली प्राइमरी गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर दिया करते थे हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल को, और फिनिश गुड्स को हम इंपोर्ट करते थे जो ब्रिटिशर्स के यहाँ से बन के इंडिया में आता था। जो चीजें तुम एक्सपोर्ट करते थे वो क्या है, और जो चीजें तुम इंपोर्ट करते थे वो क्या है, ठीक है। तो रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, इंडिगो, जूट, सारी की सारी ऐसी चीजें जिनको अगर मैन्युफैक्चर कर दिया जाए तो उनकी बहुत अच्छी वैल्यू हो सकती है, वो सब चीजें ब्रिटिशर्स ऐसे ही एक्सपोर्ट करवा रहे थे इंडिया को, ठीक है, काफी सस्ते में। तो हमारे लोगों को बहुत कम फायदा मिलेगा, और इंडिया में सारी इंपोर्टेड चीजें बेच रहे थे, जैसे सिल्क, कॉटन, वूलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स जैसे कि लाइट मशीनरी, जैसे कि सिलाई मशीन, ये लाइट मशीनरी में आ जाती है। तो ये सब चीजें बाहर से इंपोर्ट हो रही थी और कई कई गुना महंगी बेची जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये जैसे कि कॉटन क्लॉथ का एक एग्जांपल है, ठीक है। कॉटन ट्रेड तब, मतलब अब कैसा है और तब कैसा था। आप देख रहे हो कि अब जो है पूरी की पूरी साड़ी बनाई जाती है इंडिया के अंदर, वो भी कई टाइप से, मतलब कपड़े की वैरायटी है। और पहले कपड़े की वैरायटी सिर्फ ये हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा ये है क्या वो देख लो। एक्चुअली ये पुराना कॉटन क्लॉथ है जिसको डाई नहीं किया गया ना ब्लीच किया गया। अभी क्या होता है, कॉटन क्लॉथ को ब्लीच किया जाता है ताकि वो सफेद हो जाए। पहले जो कॉटन क्लॉथ था वो इस तरह का होता था, ऑफ व्हाइट, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इस तरह के ऑफ व्हाइट क्लॉथ को कौन पहनना चाहेगा, इसीलिए लोग ब्रिटिशर्स के कपड़े पहनते थे। बेटा ये इस चीज को दिखाने के लिए बताया गया है, ऐसा एक टेस्ट होता था पहले
कि एक अंगूठी के अंदर से एक थान को गुजार के देखते थे, अगर वो थान गुजर जाए तो कपड़ा बहुत अच्छा है, फाइन है, और अगर वो नहीं हो पाए ये टेस्ट तो फिर वो कपड़ा बेकार है। समझ गए? हाँ जी। लेकिन ये कपड़ा पहले बेकार होता था इसलिए इस टेस्ट में फेल हो जाता था। अब आप देख सकते हो कि अंगूठी के अंदर से इन आंटी को भी निकाल सकते हैं। ठीक है। ईसा तो उस अंगूठी के अंदर जाके ये भी कहते कि आंटी मैं खड़ी हूँ, आप भी आ जाओ साइड से। ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मोर देन 50% ऑफ ट्रेड विद ब्रिटेन, चाइना, सिलोन, पर्शिया, यानी ज्यादातर जो ट्रेड होता था वो ब्रिटेन, चाइना, सिलोन और पर्शिया के साथ होता था। यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, ब्रिटेन तो मेन कंटेंडर था ही। तुम कहोगे सर चाइना, सिलोन, पर्शिया कैसे जुड़ गए? बेटा पर्शिया जुड़ा कपड़े की वजह से और सिलोन और चाइना जुड़े स्मगलिंग की वजह से। ओपीएम की स्मगलिंग होती थी इंडिया से यूरोप में, और चाइना के थ्रू वो गुड्स जाया करते थे। सही है। तो बेटा चाइना सिल्क और ओपीएम की वजह से जुड़ा है, और सिलोन जो है वो जूट और ओपीएम की वजह से जुड़ा है। क्लियर है? सिलोन, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए थे, जैसे 1869 में स्विस कैनल बन गया। तो स्विस कैनल के बन जाने की वजह से इंडिया से ब्रिटिश ट्रेड काफी ज्यादा फास्ट हो गया था, और ब्रिटिशर अपने ट्रेड को फास्ट करने के बाद में इंडिया से कई गुना चीजें वहां भेज पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सरप्लस था, यानी हमेशा हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे और इंपोर्ट हमारे यहाँ कम से कम चीजें ही हो पाती थी, लेकिन जो भी होती थी वो ब्रिटिशर्स की होती थी। सही है। लेकिन जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस था उससे हमारे देश के अंदर ना गोल्ड आता था ना सिल्वर, क्योंकि सारा का सारा जो है वो ब्रिटिशर्स ही अपने देश में ले जाया करते थे। बहुत सारे इनविजिबल आइटम्स थे जिसकी वजह से इंडिया की वेल्थ ड्रेन हो रही थी। इनविजिबल आइटम्स क्या थे? इनविजिबल आइटम्स थे जैसे कि ये वो वाले इन्वेस्टेबल आइटम नहीं है जिन्हें आप सर्विसेज कहते हो। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इन्वेस्टमेंट के रूप में दूसरे देशों में की जाती थी। अब उससे पूरा का पूरा इंडियन वेल्थ खत्म हो रहा था, और धीरे धीरे करके उससे होने वाली इनकम ब्रिटिशर्स ही रख लेते थे अपने पास। नहीं समझे? इमेजिन करो कि इंडिया का कोई राजा हो बहुत बड़ा, या इंडिया का राजा मर गया और उसके अब वंशज बचे हुए हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि उसकी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेच के या गिरवी रख के उसका पैसा लगा दिया बाहर बिजनेस में, अफ्रीका या किसी और देश में। अब उस बिजनेस से जो इनकम होगी उसे इंडिया वाले बंदे को मिलना चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो इनकम उन्हें देने की जगह खुद अपने यहाँ ले गए। तो ब्रिटिशर्स अक्सर ये किया करते। ठीक है। तो बेटे यहाँ से इनविजिबल आइटम आ रहा है ना, इन्हें सर्विसेज मत समझना। क्लियर? उस समय कोई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज नहीं थी कि वो लोग इतना सारा पैसा ड्रेन कर सके इंडिया से। आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज आ जाती है आपकी डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी पॉपुलेशन वाइज हमारी जो कंडीशन थी वो कैसी थी। ठीक है, ज्योग्राफिक कंडीशन। तो देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1901 से लगातार बढ़ी है। बढ़ने का कारण और घटी रहने का कारण क्या था? देखिए ब्रिटिशर्स के जमाने में घटी हुई इसलिए थी क्योंकि उस समय पे हमारा बर्थ रेट खराब, बहुत ज्यादा हाई नहीं था, डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है ना, और हेल्थ बहुत ज्यादा लोगों की खराब रहती थी। इंडिया का हेल्थ स्टेटस बहुत ज्यादा खराब था। तो जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर हर साल बहुत सारे बच्चे पैदा होकर मर जाते थे, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई। जो नॉर्मल एक एवरेज एज होती थी उस समय केवल 32 साल थी, यानी एक इंडियन ऑन एन एवरेज 32 साल जीता था। आज के टाइम पे एक इंडियन ऑन एन एवरेज 68 ईयर्स जीता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो आया उसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें जो पूरे उलझन सी बनी हुई है ना उसको तो देखो मत, जो नीचे का हिस्सा है वो देख लो। बेटा बर्थ रेट जो था वो बहुत हाई था, डेथ्स जो थी वो कम हो गई हैं। अब डेथ आप स्टेबल भी कह सकते हो थोड़ी सी, और बर्थ रेट भी यहाँ पर धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो ये कहता है नॉर्मली कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के जमाने में बर्थ रेट भी हाई था, आईएमआर भी हाई था, तो वहां पर लोग बैलेंस हो जाते थे। फिर लोगों का जो मोर्टेलिटी रेट था यानी डेथ रेट वो भी बहुत हाई था, यानी इंडिया के अंदर पैदा लोग कम हो रहे थे ऑन एन एवरेज और मर ज्यादा रहे थे।
तो इसलिए पॉपुलेशन कम बनी हुई थी। और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद से लगातार हमारे यहाँ हेल्थ स्टेटस बढ़ा और एवरेज एज बढ़ी, धीरे धीरे करके हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बढ़ते चले गए और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई हमारी। ठीक है, चलिए डेमोग्राफिक कंडीशन में मतलब हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है उसकी कैसी सिचुएशन है। सबसे पहले जो लिटरेसी रेट है वो 16% से कम था। हम था में जा रहे हैं सारा, है ना, कि ब्रिटिशर्स के जमाने में 16% से कम लिटरेसी रेट था। फीमेल लिटरेसी 7% थी मात्र, है ना। पब्लिक हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। पब्लिक हेल्थ बोले तो जो नहाना धोना है ना, नहाना और धोना, धोना जो है ज्यादातर जंगल में हुआ करता था या खेतों में, सो दैट वाज वेरी बैड, है ना। और नहाना तो बहुत ही कम, बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ लोग जो है साल में 2-3 बार ही नहाते थे, सो दैट वाज क्वाइट बैड। सही है, आगे आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल दी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट 218 था, यानी 1000 में से 218 बच्चे मर जाया करते थे। मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई था, मतलब लोगों के मरने की जो वो है क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा हाई थी। 1921 से पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहली स्टेज शुरू हुई थी और ये सब चीजें शुरू हो गई थी। सही है, सेकेंड स्टेज ऑफ पॉपुलेशन तब हुआ था जब टोटल पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई नहीं था। मतलब पहली स्टेज में तो डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद, और सेकेंड स्टेज में जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर अपने रूल को ऑलरेडी जमा चुके थे 1930s के बाद में, वो तब शुरू हुई थी कि जब ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं थी और जो पॉपुलेशन है वो भी आपकी बहुत ज्यादा हाई थी। ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर 37 करोड़ लोग थे मात्र। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर जो लोग कार्य किया करते थे तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, वो लोग किस तरह से करते थे। तो देखिए यहाँ पर है कि जो वर्किंग पर्सन यानी जो काम करने वाले लोग हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में किस तरह से हो रखा था। सबसे पहले वर्कफोर्स किस तरह से शेयर्ड थी। 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर करते थे, 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग में और 20% के करीब सर्विस सेक्टर में थे उस टाइम। ठीक है, सो इट वाज क्वाइट लो। ठीक, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का वो वाला मतलब मैं आपको दौर दिखा रहा हूं जब ब्रिटिशर्स आ चुके थे, अपना रूल कंसोलिडेट कर लिया था और हाईएस्ट पोजीशन पर थे, है ना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से ठीक पहले वाला समय, है ना। वरना बहुत सारे बच्चों को कॉन्ट्राडिक्शन होती है कि सर आपने शुरुआत की 2-3 स्लाइड में तो ये बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 85% लोग थे, यहाँ तो 75% लिखा हुआ है। तो बेटा वो दौर था जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे, और ये वो वाला दौर है जिस समय ब्रिटिशर्स आ चुके थे पूरी तरह, समझ गए। तो ये आप रिजल्ट देख रहे हो फाइनल, कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद तुम्हें क्या प्राप्त हुआ, कुछ नहीं, और कम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है शेयर ऑफ वर्कफोर्स, किस तरह से हमारे यहाँ लोग रह रहे थे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है पूरा का पूरा। ठीक है, कैसा लगा ये नीचे से ऊपर आया तो देख ले। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 2013-14 का जो डेटा है उसके अंदर एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन वहीं एग्रीकल्चर के अंदर एक बड़ा डिक्रीमेंट भी है। एग्रीकल्चर के डिक्रीमेंट का मेन रीजन वही है कि दूसरे सेक्टर्स जो दोनों है लाल और हरा वाला, यानी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, उन दोनों के अंदर इनकम ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और इनकम के चांसेस भी अच्छे होते हैं, जबकि एग्रीकल्चर के अंदर इनकम ज्यादा नहीं होती। ठीक है, अब आता है रीजनल वेरिएशन, यानी रीजन टू रीजन ब्रिटिशर्स के दौरान क्या वेरिएशन थे। सबसे पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो है वर्कफोर्स जो थी एग्रीकल्चर के अंदर वो लगातार कम हो रही थी और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बढ़ते जा रहे थे। यानी ब्रिटिशर्स के दौरान वर्कफोर्स एग्रीकल्चर की कम हो रही थी और ये सब चीजें बढ़ती जा रही थी। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज भी थी, अगर एग्रीकल्चर की वर्कफोर्स कम करते ना तो इट वॉज गुड, बट उस समय पे लोगों के पास में ज्यादा खेत वगैरह होते थे, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर एग्रीकल्चर की वर्कफोर्स कम कर देंगे तो जिन लोगों के पास खेत होते थे उन लोगों की प्रोडक्टिविटी और कम हो गई थी। ठीक है, और इंडस्ट्रीज जिसमें वर्कफोर्स जा रही थी जबरदस्ती,
वो ऑलरेडी वर्कर्स को कम ही पैसे देते थे। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि वर्कफोर्स को कुछ खास फायदा नहीं था और जिनके खेत थे उन्हें भी फायदा नहीं था। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इन्होंने वर्कफोर्स को ज्यादा एग्रीकल्चर में लगाना शुरू कर दिया। आप ये सोचोगे अच्छी चीज है, यहाँ भी बुरा है। क्यों? क्योंकि ये लोग ज्यादातर कमर्शियल फार्मिंग करवा रहे थे। पंजाब के अंदर गन्ने उगाना शुरू कर दिया, राजस्थान के अंदर दालें वगैरह उगाना शुरू कर दिया और बाहर भेजना शुरू कर दिया। उड़ीसा के अंदर वो लोग ऐसी ही चीजें करवा रहे थे, ठीक है, मिलेट्स वगैरह एंड ऑल। हाँ जी, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वाटर ट्रांसपोर्ट ब्रिटिशर्स के दौरान बहुत ही खराब था, ठीक है। फिर आता है आपका रेलवेज। ब्रिटिशर्स रेलवेज को लेकर आए, मतलब जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे वो क्या क्या था? सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट, इंडिया के अंदर कैनल इरिगेशन शुरू करके इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन ब्रिटिशर्स लेकर आए, तो ये तो वाटर ट्रांसपोर्ट में है। रेलवेज ब्रिटिशर्स ने लॉन्च की, ये ब्रिटिशर्स ने हमको दिया। देन पोस्ट और टेलीग्राफ ब्रिटिशर्स लेकर आए। देन पोर्ट ब्रिटिशर्स ने शुरू करे। हमारे यहाँ पहले सूरत पोर्ट होता था, है ना, सूरत पोर्ट था और हुगली पोर्ट था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद कोलकाता पोर्ट भी बना, मुंबई पोर्ट भी बना और विशाखापट्टनम और कई सारे पोर्ट बन गए। इम्पैक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा? तो यहाँ पर ये आता है कि ये सूटेबल नहीं था मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी ब्रिटिशर्स ने जो भी कुछ किया वो सब मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए सूटेबल नहीं था उस समय पे। और उन्होंने इंडियन कमर्शलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा किया, ठीक है, और जो सेल्फ सफिशिएंसी थी विलेज के अंदर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कमर्शलाइजेशन करने की वजह से हम लोग ऐसी चीजें उगाने लगे जिससे हम मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। हम अनाज नहीं उगा रहे थे कि अपने यहाँ ही अनाज रखो और वहीं के वहीं खा पी के मौज करो, ठीक है। हम उगा रहे थे गन्ने या दूसरी चीजें, ताकि उसे उगाने के बाद पहले मार्केट जाएं, पैसों में कन्वर्ट करें और फिर उसके बाद अनाज को खरीदें। तो ब्रिटिशर्स हर बार टैक्सेस लिया करते थे सब पे, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें सरप्लस लेबर हो गई, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो हो गई, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लेबर और ज्यादा बढ़ गई लेकिन प्रोडक्टिविटी और लो हो गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो मॉडर्नाइजेशन को रो रहा था और डाइवर्सिफिकेशन को, लेकिन फिर भी इंडिया की इंडस्ट्रीज का फायदा नहीं हो रहा था, वो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज का ही रहा था। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के अंदर कई सारे अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन चीजें थी। पब्लिक ओरिएंटेड उसको बनाना था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसे कैसे बना रखा था? ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड, ब्रिटिश ओरिएंटेड, कि हर तरीके से ब्रिटिशर्स का ही फायदा हो। वो इस तरीके से चीजों को उगा रहे थे, बना रहे थे, ठीक है। तो इंफ्रा भी उस तरह का था। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, लगातार हमें पॉवर्टी, गरीबी और ज्यादा बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ रही थी। लास्ट पॉइंट आता है सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस और इनॉर्मस, ठीक है। सोशल चैलेंजेस थे, दो कास्ट के बीच में भेदभाव या दो रिलीजन के बीच में भेदभाव और उन दोनों के बीच में लड़ाइयां वगैरह, ये सब ब्रिटिशर्स और ज्यादा इंटेंसिफाई करते थे, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं। तो ये है आपका पूरा का पूरा कंटेंट। आई होप यू ऑल गॉट इट। समझ में आ गया? नमस्ते।